गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स में जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्या क्या उनका मेडिकल टर्म में नाम है, क्या क्या उसमें सिम्टम होते हैं और हाउ कैन ट्रीट इट, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट इसके बारे में हम लेक्चर को सीखने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का हमारा लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक बनी रही हमारे साथ। सब्जेक्ट हमारा एनाटॉमी है, बात कर रहे हैं हमें आज के लेक्चर में। पेज नंबर आपका बुक में आ जाएगा 170 टू 171, राइट। टॉपिक आपका डिसऑर्डर ऑफ द मसल्स, जिसमें आप देखोगे डिसऑर्डर ऑफ मसल्स में सबसे फर्स्ट हमारा टर्म आ जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फाइब्रोमाइल्जिया। उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, जिसमें आ जाता है आपका स्पाज्म, क्रैम्प्स, टिक, ट्रिमर, फैकिकुलेशन और फिब्रिलेशन। इसके बारे में हम पूरा समझने वाले हैं, राइट। चलिए तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में भी इसके बारे में आ जाता है और बेसिक यूज में भी होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पर है माइस्थेनिया ग्रेविस। It is the weakness and fatigue of the skeletal muscles caused by antibodies directed against the ACE acetylcholine receptor and autoimmune disease। ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें क्या रीजन होता है, हमारी जो मसल्स उसमें फटिग और वीकनेस, मसल्स में थकान होना और फटिग होना, इस डिसीज का जो मेन को सिम्टम्स है वो इसमें इंक्लूड होता है। क्या होता है इसमें, थकान होना मसल्स में और मसल्स में आपकी वीकनेस होना। ये डिसीज कौन सी डिसीज है, एक ऑटो इम्यून हमारी डिसीज है। और किससे कॉज होती है, एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट द एसीएस रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है और जो आपके एंटीबॉडीज से डायरेक्ट ये उसको कॉज करती है, उसके रीजन की वजह से ये होती है। टोटल यदि पॉपुलेशन की यहाँ पर बात की जाए, टोटल हमारा कितना 75% पेशेंट इस जो डिसीज है इससे सफरिंग कर रहे हैं। 75% पेशेंट हैव हाइपरप्लेसिया और ट्यूमर ऑफ द थाइमस। 75% जो पेशेंट होते हैं उनको इस डिसीज की वजह से क्या हो जाता है, जो ट्यूमर है उसमें हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हाइपरप्लेसिया मतलब कि जो सेल्स है टिश्यू है उनका इंक्रीमेंट होना, उनमें एनलार्जमेंट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है जो टिश्यू होंगे वहां के, उसमें भी ऑर्गन में भी आपका एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। मोर कॉमन जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा की यदि बात की जाए तो किस एज ग्रुप में होती है आपकी और किस जेंडर में होती है, तो सबसे ज्यादा ये होती है हमारी फीमेल में। एज ग्रुप जो यहाँ पर इसका 20 to 40। जेंडर कौन सा हो गया आपका, मोस्ट कॉमन फीमेल्स में, लेडीज में होती है। एज ग्रुप इसका हमारा 20 to 40। इज इट क्लियर। उसके बाद लेस देन, उसके बाद आ जाता है देन। मेल में कितना इसका थोड़ा सा कम है, एज कंपेरिजन टू मेल से कम होती है। और एज ग्रुप की यदि बात की जाए तो जो मेल का एज ग्रुप वो कितना है, 50 to 60। ठीक है, कितना है आपका, मोर कॉमन किसमें होती है, मोर कॉमन है आपका वुमन में। और एज ग्रुप है आपका यहाँ पर 20 to 40। और लेस किसमें है, ये मेल में, मैन में इसका एज ग्रुप कितना है, 50 to 60 ईयर। और इसका ऑक्यूरेंस जो है वो कितना होता है, इसका ऑक्यूरेंस, इसका रेट 1000 में से आपको एक पर्सन को, कितना, 1000 में से आपको एक पर्सन को ये डिसीज देखने को मिलती है, राइट। एक हमने एक कैलकुलेटेड निकाला है इसका, तो आपका मोर कॉमन किस में हो रहा है, ये आपका वुमन में हो रहा है, एज ग्रुप इसका 20 to 40। लेस कॉमन किस में हो रहा है, मैन में, एज ग्रुप इसका 50 to 60। ऑक्यूरेंस इसका कितना हो रहा है, 1000 में से एवरी 1 पर्सन को, राइट। इनिशियल सिम्टम वीकनेस ऑफ आई मसल्स। इनिशियल इसका जो सिम्टम होता है, सबसे पहले जो सिम्टम इसमें अपेयर होता है वो क्या होता है, आपकी जो आई मसल्स है, आपकी आई बॉल की मसल्स, उसमें आपको वीकनेस देखने को
मिलता है। सबसे पहला जो सिम्टम होता है इनिशियल में वो, उसके बाद इसमें कुछ सिम्टम्स और इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर तक सकते हो कि भाई उसको माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की डिसऑर्डर है, राइट। कौन कौन से होते हैं चलिए उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनिशियल सिम्टम मैंने आपको बता दिया। उसका प्रोड्यूस डबल विजन, इसमें आपकी मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, आपकी आई वॉल की मसल्स में। इनिशियल सिम्टम वीकनेस ऑफ द आई मसल, इसकी वजह से आपको क्या होगा, प्रोड्यूस डबल विजन, आपको डिप्लोपिया हो जाएगा। डिप्लोपिया मीन्स आपको डबल विजन, कोई भी चीजें आपको दो दिखेगी। मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, आपको दो सर दिखेंगे, जो पेन है आपको दो दिखेगा, राइट। ये क्या हो गया आपका डबल विजन। डबल विजन क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोपिया। आई वॉल की मसल्स में वीकनेस होने की वजह से आपको क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है डबल विजन, मींस डिप्लोपिया। देन इसका अदर सिम्टम्स है आपका एंड वीकनेस ऑफ द थ्रोट मसल्स प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन swallowing। आपकी जो वीकनेस है उस किसमें, आपकी थ्रोट मसल्स में। वीकनेस ऑफ थ्रोट मसल्स में वीकनेस हो रही है, उसकी वजह से लेटर आपको क्या हो रहा है, swallowing ऑफ डिफिकल्टी ऑफ swallowing, मतलब खाना निगलने में आपको, बाइट निकलने में, गिलने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। swallowing डिफिकल्टी, इज इट क्लियर। और फिर लेटर क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा स्पीक में, मतलब आपको बोलने में, टॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ये इसके कुछ मेन सिम्टम्स हो गए। कुछ और भी सिम्टम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं लेटर। आप देखोगे यहाँ पर पर्सन डिफिकल्टी इन स्विमिंग, आपको चबाने में भी दिक्कत होगी और टॉकिंग करने में भी आपको दिक्कत होगी। इवेंचुअली इनकेस लास्ट स्टेज तक जाता है तो आपके लोअर और अपर लिम्ब में भी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। समझ आ रहे, राइट। उसके बाद अगला फिर हम यहाँ पर देखेंगे ट्रैक, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। यूज इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिनरेज, इट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। क्या करना है आपको, अभी हमने देखा था किसको कॉज कर रही थी, आपका ऑटोम्यून डिसीज है, और ये कॉज क्या कर रही था, आपका एसी रिसेप्टर है ना, डायरेक्ट एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट द एसी रिसेप्टर। एसी जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलाइन, उस पर क्या कर रही, डायरेक्ट प्रभाव कर रही थी, उस पर असर कर रही थी। तो अब इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या होगा, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेट, इसको जो है हम इनहिबिटर दे सकते हैं, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा आपका इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेट। फर्स्ट लाइन चॉइस, आप जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है आपका इस डिसीज में, वो आ जाएगा आपका एसिटाइल कोलिन ACH, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेट। ये क्या हो गया इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाता है इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेट। समझ आया, ओके। और इनको नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल वर्ड में क्या बोलते हैं हम, पायरिडोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन। पायरिडोक्सिकमाइन और नियोस्टिगमाइन is the first line of the treatment, acetylcholine। then दूसरा आ जाता है आपका पायरिडोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन। पायरिडोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन। ये क्या हो गया, एसी कोलिन स्ट्रेट
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, देन पायरिडोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन, इसका क्या हो जाता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो जाता है। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये दे सकते हैं। ओके, चलिए याद रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं, हमारा मूव फर्दर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में हमने समझ लिया। अभी हम देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। Most common form of muscular dystrophy, a group of inherited muscle destroying disease, is known as the Duchenne muscular और DMD। ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल डिस्ट्रॉइंग डिसीज, एक इनहेरिटेड होती है, बाय बर्थ से ही होती है। इसका कॉजेस वगैरह तो अननोन है ना, हालांकि, पर ये बाय बर्थ से होती है। इसमें क्या होती है, आपकी मसल्स में डिस्ट्रॉय होने लगती है, आपकी मसल धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगती है। कॉजेस क्या है इसका, इनहेरिटेड है। और ये इसको अनदर नेम इसका क्या, डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इन शॉर्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, डीएमडी, डीएमडी। डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी, डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, इसमें क्या हो रहा है, एक इनहेरिटेड होती है। दिस एक्स-लिंक्ड डिसीज अफेक्ट इन एवरी 3,500 male boys and usually become apparent between the age of 2nd and 5th. Difficulty in running, jumping and hopping। ये डिसीज की यदि बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन किसमें हो रही है, आपकी मेल में हो रही है। यूजुअली जो मेल बॉयज होते हैं, यंगर जो बॉयज होते हैं, यंगर भी नहीं कह सकते, बच्चे ही है ना। ये कितना 3500 एवरी 3500 में से एक पर्सन को हो रही, कितने को, 35 में से किसी एक को। एज ग्रुप के क्या है इसका, 3 से 5 साल। 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, बॉयज स्पेशली, उनमें ये आपको देखने को मिल रही है। इसमें क्या सिम्टम्स होता है, डिफिकल्टी इन रनिंग, डिफिकल्टी इन हॉपिंग, उछलने में, कूदने में, चलने में, वॉकिंग करने में डिफिकल्टी होना। सिम्टम्स इसका क्या आ जाएगा, लक्षण, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन रनिंग, डिफिकल्टी इन होपिंग। होपिंग मतलब उछलना, कूदना। ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, मसल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगना, राइट। और एट द एज ऑफ 12, यदि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक क्रॉनिक स्टेज पर जाती है, 12 ईयर की एज तक, तो मोस्ट कॉमन बॉयज विद डीएमडी आर अनेबल टू वॉक, रेस्पिरेटरी और कार्डियक फेलियर यूजुअली कॉज दैट इज 20। यदि ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो बाद में ये क्या हो रही है, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉज कर रही है। रेस्पिरेटरी और कार्डियक की जो मसल्स है उसमें भी डिस्ट्रॉफी होने की वजह से आपका कार्डियक फेलियर भी हो सकता है कॉज, राइट। तो ये बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ें हो सकती है एट द एज ऑफ 12 ईयर की जब एज हो जाती है, उस एज तक आपको यहाँ पर इवन आपके डेथ भी कॉज हो सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है फाइब्रोमाइल्जिया। नेक्स्ट हमारी आ जाती है फाइब्रोमाइल्जिया। सो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? This is painful non-articular rheumatic disorder that usually appear between the age of 25 and 50। क्या ये नॉन आर्टिकुलर rheumatic disorder है?
usually appear (25 to 50). More common in women's. 15 times. ये क्या होता है आपका? दिस इज नॉन आर्टिकुलर र्यूमेटिक डिसऑर्डर दैट इज यूजुअली अपेयर बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 50। एक नॉन आर्टिकुलर होती है, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर देखा है हमारा इसका बोन्स का, उसमें क्या होता है आपका आर्टिकुलर सरफेस होता है, आर्टिकुलर आपकी लेयर होती है। तो ये क्या होता है? एक पेनफुल डिसीज है, नॉन आर्टिकुलर और र्यूमेटिक आपका डिसऑर्डर होता है। यूजुअली ये कब अपेयर होता है आपको? कॉन्शियस में आपको 25 से लेकर के 15 ईयर की जो एज होती है, 50 ईयर की, उस बीच आपको ये डिसीज जो है, डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। मोर कॉमन किसमें होता है आपका? 15 टाइम मोर कॉमन होता है आपका वुमन में देन एज कंपेरिजन टू मेल में, राइट। तो फीमेल में इसकी जो आपको देखने को ज्यादा मिलता है वो कितना? 15 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। The disorder affect the fibrous connective tissue component of the muscles, tendon and ligament, striking sign of pain, connective pain that result from the gentle pressure at specific tender point। ये किसको अफेक्ट कर रहा है? मसल्स को तो कर ही रहा है, साथ ही साथ टेंडन को और लिगामेंट को भी आपको अफेक्ट कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? टेंडन को, लिगामेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो जो भी आपका प्रेशर पॉइंट हो रहा है वहां पर आपको रेडिएटिंग पेन भी देखने को मिल जाता है। टेंडर जहां पर है आपका स्पेसिफिक जो प्रेशर पॉइंट है वहां पर आपको पेन और स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे तो इसमें लाइफस्टाइल हमारा मॉडिफिकेशन होगा, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, रेगुलर एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ द हॉट जेंटल मसाज, फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशन फॉर पेन एंड डोज एंटी डिप्रेसेंट। क्या क्या ले सकते हैं इसमें आपको? कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज हो गया, एप्लीकेशन ऑफ जो आपका कोल्ड और हॉट एप्लीकेशन आता है तो हॉट एप्लीकेशन से आप मसाज कर सकते हो। उसके बाद आपका फिजिकल थेरेपी वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करना, मेडिटेशन करना, स्पोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इनकेस ज़्यादा हो रहा है तो आप रिलैक्सेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला हमारा एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आ जाता है आपका स्पाज्म। इट इज द सडन इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल मसल्स इन ए लार्ज ग्रुप ऑफ द मसल्स। Sudden involuntary contraction of the muscles, single muscles or group of muscles।
सिंगल मसल और इसमें क्या हो रहा है, आपको सडन एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है मसल्स में ऐठन आ जाना, मसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना सडनली, है ना, इनवॉल्यूंटरी, आपका कुछ उसमें इच्छा से नहीं कर रहे हो, इनवॉल्यूंटरी आपकी मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन आ जाना। कई बार हम एक ही जगह पे सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हम बोलते हैं ना हाथ पैर में थोड़ा वाइब्रेशन हो गया, झिंझिनी आने लगी, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो अचानक से आपके हाथ पैर में ऐठन आ जाना, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रिक्शन होना, एक सिंगल मसल्स में हो सकता है या ग्रुप ऑफ मसल्स उसमें इंक्लूड हो सकती है। इस टर्म को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पास, है ना, स्पास माना ऐठन आना। उसके बाद आता है आपका क्रैम्प्स। क्रैम्प्स इज ए पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन। क्रैम्प में बी कॉज्ड बाय inadequate blood flow to the muscles, overuse of the muscles, dehydration, injury, holding a position for prolonged period, and low blood vessels of electrolyte, example potassium। क्रैम्प्स क्या है, एक पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन है। फर्स्ट वाला जो भी देखा था, इस पास में पेन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर क्रैम्प में क्या आ रहा है आपका, पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रिक्शन। कि किसका कारण क्या है, किस रीजन से हो रहा है, कॉज इसका इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्रैम्प्स क्या है, एक पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रिक्शन है, एक मसल्स है हमारी, उसमें क्या हो रहा है, क्रैम्प्स, जैसे एब्डोमेन मसल्स में होता है कभी कभी, है ना, एसिडिटी की वजह से हम बोलते हैं क्रैम्प्स हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमेन दर्द हो रहा है, मसल्स में ऐठन आना, तो क्या हो गए, पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, मसल्स आपकी कॉन्ट्रिक्ट हो रही है। रीजन क्या है इसका, कॉज क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, जो आपकी मसल्स है जिस भी लोकेशन पर, वहां पर क्या हो रहा है, ब्लड का सप्लाई, मतलब जितनी मात्रा में उसको जितने वॉल्यूम में चाहिए थी उतना नहीं हो पा रहा है ना, तो कम वॉल्यूम में ब्लड का सप्लाई होना, इनएडिक्वेट ब्लड का सप्लाई होना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है ना। मसल्स को भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन वगैरह चाहिए, अब मसल्स को प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो मसल्स क्या होने लगती हैं, कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, inadequate blood supply to the muscles, it is known as the cramps। ओवर यूज ऑफ द मसल्स, इसके अदर रीजन क्या हो सकते हैं, ओवर यूज ऑफ द मसल्स, ओवर यूज जब आप करते हो, जैसे कई बार हम वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, कुछ जिम वगैरह कर रहे हैं, तब भी मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन आ जाता है, ओवर यूज करना मसल्स का, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी वगैरह कम पीने की वजह से, या कोई आपको इंजुरी हुई हो, होल्डिंग ए पोजिशन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, होल्डिंग ए पोजिशन प्रोलॉन्ग पीरियड, राइट। अब आपको कुछ बोला जाए हाथ में होल्ड करने के लिए, ये पेन ही बोला जाए, ये थोड़ा हल्का है ना, 1 मिनट तक होल्ड करोगे दर्द नहीं होगा, 2 मिनट करोगे नहीं होगा, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे कर जितना ज़्यादा टाइम तक होल्ड करोगे ये पेनफुल होने लगेगा, तो ज़्यादा टाइम आप इसको होल्ड भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें भी होती है। ऐसे ही किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो इमोशनली हमने उसको दिल पे ले लिया, थोड़ी देर तक होल्ड किया, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पर रिपीटेटिव वही आ रहा है, तो वो पेनफुल होता है हमको, है ना, वो ट्रिगर कर रहा है, बार बार हम इमोशन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ बोला दिल पे नहीं लेने का, रिलीज कर देने का, राइट। तो बात आगे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, तो जितना टाइम तक हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेंगे, प्रोलॉन्ग होल्ड किया, तो उसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन ऐठन आपको हो जाता है। दूसरा आपका प्रोलॉन्ग होल्ड फॉर द पीरियड एंड हाउ ब्लड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम, जो ब्लड का लेवल है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम, पोटेशियम का क्या रोल होता है, हमने पहले समझा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रिक्शन में, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का। तो पोटेशियम का जो लेवल है वो एबनॉर्मल होगा बॉडी के अंदर, जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह हो गया, है ना, केसोल हो गया, तो उसका यदि लेवल कम होगा तो मसल्स का एबनॉर्मल कॉन्ट्रिक्शन वहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है।
फिर अगला टर्म आ जाता है हमारा टिक, TIC। टिक क्या है? इट इज स्पास्मोडिक ट्विस्टिंग मेड इनवॉल्यूंटरी मसल्स दैट आर ordinary under voluntary control, example twisting of the eyelid and facial muscles। इसमें क्या हो रहा है टिक में आपका इस स्पास्मोटिक ट्विस्टिंग है मेड बाय involuntary by muscles that are ordinary under voluntary control, example twisting of eyelid and facial muscles। जो मसल्स है उनकी इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, राइट। जैसे हमारी आई बॉल्स की मसल है, फेशियल मसल को, जिनका इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, पर हम हमारी वॉल्यूंटरी मतलब इच्छा से हम आईज को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम उसको अपनी वॉल्यूंटरी हमारी इच्छा से उसको बंद करके रखना या उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना, ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनरी अंडर कंट्रोल। वॉल्यूंटरी आपने कंट्रोल में करके उसको मसल्स में ट्विस्ट किया, या वो क्या हो गया आपके मसल्स का ट्विस्टिंग। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रिमर। ट्रिमर इज ए रिदमेटिक इनवॉल्यूंटरी पर्पसलेस कॉन्ट्रिक्शन दैट प्रोड्यूस क्यूवरिंग और शेकिंग मूवमेंट। ट्रिमर क्या होता है आपका, ट्रिमर में जैसे आपने देखा होगा कई बार हमको ज़्यादा ठंडी की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से हमको क्या होता है मसल्स में कपकपी आने लगती है ना, हमारी बॉडी पूरी शिवरिंग होने लगती है हमको, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिमर। ट्रिमर इज ए रिदमेटिक इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, ये रिदमेटिक है और इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है। पर्पसलेस कॉन्ट्रिक्शन, विदाउट पर्पस के मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होता है, जो कि आगे क्या प्रोड्यूस करता है, शेकिंग और शिवरिंग ऑफ द मूवमेंट। जैसे हाथ का मूवमेंट हो रहा है तो एबनॉर्मल हाथ का ऐसे मूवमेंट होने लगेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं ट्रिमर और शेकिंग या शिवरिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेसिकुलेशन। Fasciculation is an involuntary brief twitch of entire motor unit that is visible under the skin. It is occur regularly and not associated with the movement of affected muscles. Example in multiple sclerosis or in amyotrophic lateral sclerosis, ALS। फेसिकुलेशन में क्या हो रहा है, आपकी जो पूरी बॉडी का मूवमेंट है उसमें ब्रीफ उस टाइम के लिए आपकी पूरी जो मोटर का न्यूरॉन का फंक्शन उसमें आपको ट्विस्टिंग विजिबल हो जाता है, जो कि आपके सुपरफिशियल स्किन लेवल पर ही होगा। इसमें आपका जो पार्टिकुलर अफेक्टेड मसल्स वहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपका हैंड का मसल्स पार्टिकुलर अफेक्टेड है तो वहीं पर आपको ट्विस्टिंग या शिवरिंग मिल रहा है, पर इस बारी टर्म में क्या हो रहा है फेसिकुलेशन में आपके पूरी होल बॉडी में आपका जो सुपीरियर स्किन का पार्ट है वहां पर आपको एंटायर बॉडी में विजिबल होगा, है ना। ऑक्यूर इरेगुलरली, और इरेगुलरली होगा, नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, एमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में, राइट। उसके बाद आता है आपका फिब्रिलेशन। Fibrillation, it is the spontaneous contraction of the single muscle fiber that is not visible under the skin but can be recorded by electrocardiography. Fibrillation means single destruction of the motor neuron। फिब्रिलेशन में एक स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी आपातकालीन एक कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है अचानक से ऑफ ए सिंगल मसल फाइबर। मसल्स का हमने फाइबर देखा था, तो जो सिंगल मसल फाइबर उसमें अचानक से कॉन्ट्रिक्शन होना स्पॉन्टेनियस
कॉन्ट्रेक्शन होना जो कि विजिबल नहीं होता आपको, नॉर्मल आप नेक आई से देखोगे तो आपको विजिबल नहीं होगा। और एक टेस्ट होता है आपका, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हो ईसीजी, ऐसे ही आपका ईईजी करते हो ना, ईसीजी और ईईजी। इसके जैसे एक हमारा टेस्ट होता है मसल्स का जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मतलब मसल्स का फंक्शन वगैरह स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें मसल्स का फंक्शन टेस्ट करने के लिए इसको परफॉर्म करते हैं, उसका नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शन चेक करने के लिए। इलेक्ट्रोमायोग्राफी फिब्रिलेशन में सिग्नल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। मोटर का जो मूवमेंट का हमारा नर्व होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं पार्टिकुलर, हमने देखा है कि नर्व होते हैं वो इसको सेंसेशन को परफॉर्म करती है, कुछ हमारे मूवमेंट को करती है ना। तो जो लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प कर रही है, उसमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, एबनॉर्मलिटी अल्ट्रेशन आने की वजह से ये जो सिम्टम्स है हमको डिसऑर्डर ही कॉज होता है। फिब्रिलेशन एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसमें स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है सिंगल मसल्स फाइबर में। हमने मसल्स का फाइबर देखा था, मसल में अलग अलग इस तरीके से। तो जो सिंगल मसल्स फाइबर उसमें स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, और ये नॉर्मल आपको नेक टाइज से विजिबल नहीं होता है ना। जैसे अदर में हमने देखा है कि वो विजिबल हो सकता है, पर इसमें आपको विजिबल नहीं होगा, सिर्फ आपको इंटरनल सिम्टम्स होंगे। और आप इसमें क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके आप चेक कर सकते हो कि भाई मसल्स में कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो ये इट्स ऑल अबाउट हमारा डिसऑर्डर के बारे में आज के लेक्चर में हमने समझा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें हमने देखा कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें फटिग होता है आपके मसल्स का, और एसी इनहिबिटर होता है ना। ऑटोइम्यून डिसीज होती है मोस्ट कॉमन, हमने देखा है कि 75% पेशेंट जो होते हैं उसमें हाइपरप्लेसिया हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। हाइपरप्लेसिया मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। उसके बाद हमने यहाँ पर समझा था कि ये एवरी 1000 पीपल में से एक को हो रहा है, 1000 में से कितने को हो रहा था? एक को कॉज कर रहा था। मैन जो इसका एज ग्रुप हमने यहाँ पर देखा था, मेल में इसका कितना था? 50 to 60, और फीमेल में 20 to 40। मोर कॉमन किस में हो रहा था? फीमेल में, एज कंपेरिजन टू मेल। उसके बाद हमने देखा यहाँ इसका ट्रीटमेंट देखा था हमने, इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेट, पायरिडॉक्सिमाइन और न्यूस्टिगमाइन। फिर हमने यहाँ पर समझा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मस्कुलर डिसऑर्डर था, मसल्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीज थी। इसका अनदर नाम हमने देखा था डसनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन शॉर्ट डीएमडी। ये हमारा इनहेरिटेड डिसीज है, और ये हमारा 3500 में से 1% को हो रहा, मोस्ट कॉमन है बॉयज को हो रहा था। एज ग्रुप हमने यहाँ पर समझा था 2 to 5 ईयर। आफ्टर 12 ईयर यहाँ पर लिम्ब में भी आपको देखने को मिल रहा है, और यदि 20 ईयर एज तक ये जाता है तो इवन हमारी यहाँ पर डेड भी हो सकती है। फिर हमने नेक्स्ट टर्म समझा था फाइब्रोमाइल्सिया, दिस इज पेनफुल। ये हमारा पेनफुल नॉन आर्टिकुलर रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन था, राइट, डिसऑर्डर था। यूजुअली जो कब हो रहा है हमको 25 से 50 केस में हो रहा, और मोर कॉमन इन वुमन, लेडीज में ज्यादा हो रहा था 15 टाइम, कितना? 15 टाइम ज्यादा। इसका हमने सिम्टम्स क्या था इसका? पुअर स्लीपिंग, हेडेक, डिप्रेशन, ये सारी चीजें थी। ट्रीटमेंट में हमने देखा था इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन वगैरह, फिजिकल थेरेपी, और इम्प्रूवमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी। उसके बाद इस पास में देखा क्रैम्प्स के बारे में समझा, टिक के बारे में, ट्रिमर, फेसिकुलेशन और फिब्रिलेशन। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।